बांग्लादेश की पुलिस और सेना छात्रों के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पुलिस वन छात्रों के ऊपर से गुजरती दिखी तो कहीं हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी की छातों पर उतरते देखे गए। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर विरोध करते दिखे, कहीं रैलियां निकलीं तो कहीं विरोध मार्च। देखते देखते छात्रों का आंदोलन इतना फैल गया कि उन्होंने मजबूर होकर सड़कें, राजमार्ग और रेल व्यवस्था को भी अवरुद्ध कर दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि बांग्लादेश सरकार ने पुलिस के साथ साथ सेना को भी छात्रों के सामने खड़ा कर दिया। स्थानीय मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप भी बैंड करके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। और यह कर्फ्यू मामूली नहीं बल्कि शूट एट साइट का। कई जगहों पर छात्रों पर सीधी गोलियां भी चले गईं। 200 से अधिक निहत्थे छात्र मारे गए, हजारों घायल और अनगिनत छात्र गिरफ्तार किए गए। इन सब के साथ साथ इतने दिनों तक देश के बैंड रहने से बांग्लादेश को $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल मंडरा रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। नजरीन, इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम को वापस बहाल कर दिया। शुरू में कुछ शांतिपूर्ण विरोध देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी, इसलिए देश भर में विरोध टाल दिए गए। ईद के बाद छात्रों ने फिर से विरोध शुरू किया और इस बार ये कुछ ज्यादा गंभीर थे। उन्होंने सड़कें रोकी और क्वोटा सिस्टम खत्म करने की मांग की। वैसे तो विरोध का मकसद क्वोटा सिस्टम का अंत था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई कारण शामिल हो गए। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की सरकार है और इसी पार्टी का एक छात्रा संगठन है जिसे छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के सदस्यों ने विरोध कर रहे छात्रों पर कई जगहों पर हमले किए और वो भी पुलिस के समर्थन से। इस मामले पर छात्रा जो पहले सिर्फ क्वोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई जगहों पर सेना ने यूएन की गादियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे लगा कि जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर आएगी तो पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की छवि खराब होगी और यूएन ने बांग्लादेश से इसका कारण पूछा। पता चला कि कुछ गादियां यूएन मिशन को किराए पर दी गई थीं, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाए गए थे। अभी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थामा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ टिप्पणियां दी जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को अगर नौकरियों में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान ने तो जैसे आग लगा दी, लेकिन इसकी असली अहमियत आपको तब समझ आएगी जब आपको स्वतंत्रता सेनानियों और रजाकारों के बारे में पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान जबकि आज के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में फासला भी काफी ज्यादा था और दोनों के बीच धर्म को छोड़कर काफी सारे अंतर पाए जाते थे, जिसमें भाषा का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का काफी ज्यादा प्रभाव था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल थे। उस समय पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू था और जनरल यहया खान, जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में आम चुनाव कराने की। इन चुनावों में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को बड़ी सफलता मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 159 सीटों में से 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा की कुल सीटें 300 थीं, जिनमें से 167 यानी आधे से भी ज्यादा सीटें ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग जीत चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा में आसानी से सरकार बना सकती थी। पर तत्कालीन सैन्य नेतृत्व ऐसा नहीं चाहता था, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने भाषण में पाकिस्तान से अलग होने का संकेत दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी झंडा
ईस्ट पाकिस्तान के कई घरों पर फहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की यह जंग अगले 9 महीने तक चली, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की कुछ सैन्य टुकड़ियों ने अलग होकर अपनी फोर्स बनाई, जिसे बांग्लादेश फोर्सेस, मुक्ति बाहिनी या फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वह ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको राजाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यून ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया 1997 में, यानी कि लिबरेशन वॉर के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की रिक्रूटमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने यह कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन ईसा के बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल यह कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो जाता था। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पे मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते, उनका कोटा 44% था और वह भी अब कम पड़ने लगा। तो ये चीज स्टूडेंट्स को काफी खराब लगती कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स का खानदान कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोर्ट सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वह पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2040 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भरी रद्दोबदल का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 10% माइनॉरिटीज और 8% मजदूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म कराने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को मारा गया वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। फिलहाल जिस वक्त यह वीडियो बन रही है उस वक्त तक स्टूडेंट्स की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सोशल मीडिया दोबारा से खोले जा रहे हैं। आपका इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।